हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं विज्ञान का जो हमारे समक्ष चैप्टर आया है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, यानी देखा जाए तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम इसके अंतर्गत जो है एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। महत्वपूर्ण ये इसलिए भी रहेगा क्योंकि आपको जो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझाई जाएगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप कोई भी वीडियो देखिएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहेगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। ये एमसीक्यू हर एक बच्चे के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हो चाहे कोई कंपटीशन तैयारी करते हो, हर जगह अपना महत्वता रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या आया है। यहाँ पर जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव जो है कक्षा 8वीं विज्ञान का अध्ययन है, जिसमें हम एमसीक्यू के अंतर्गत जो है क्वेश्चन करेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको समझना है, एनालाइज करना है और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग रोकता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट है। ए संक्षारण, बी करंट प्रभाव होना, या सी पृथक्करण, या डी चमक रहा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग से आप क्या रोक सकते हो। तो देखा जाए इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम चमक तो हम रोक नहीं सकते, पृथक्करण भी नहीं कर सकते, करंट प्रभावित होना ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए सही है। संक्षारण यानी कोरिएशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसलिए की जाती है कि हम जो है उस पर जंग से बचा सकें। जिस चीज़ों पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उस पर जंग कभी नहीं लगती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता है कि जंग से न जाने कितने चीज़ें जो होती है ख़राब हो जाती है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से सभी चीज़ों को बचाई जा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है संक्षारण, आप ए संक्षारण या इसे हम इंग्लिश में कोरिएशंस भी कहते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या है। आगे जो हमारा क्वेश्चन आया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु की वस्तुओं पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए नहीं किया जाता है। यानी निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु की वस्तु पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए नहीं किया जाता है। Which of the following is not used for a electroplating metal article? ऑप्शन है निकेल, बी है चांदी, सी है क्रोमियम, डी है सोडियम। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है कि हम किसमें जो है धातु को इलेक्ट्रोप्लेटिंग उपयोग नहीं करते हैं। देखा जाए तो निकेल जो होता है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, यानी ए पे की जा सकती है और चांदी पे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। आपने सुना ही होगा अपने माता पिता के मुंह से कि चांदी पे जो है हमने सोने की पानी चढ़वाया है, तो इसका मतलब उन्होंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात कर रहे हैं। और देखा जाए सी क्रोमियम, क्रोमियम में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, यानी देखा जाए तो ए बी सी ऑप्शन में जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। लेकिन हमसे यहाँ पर एग्जामिनर ने ये पूछ लिया है कि किस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं की जा सकती है, तो डी ऑप्शन आपका सही है, सोडियम। सोडियम जो है एक क्रियाशील धातु है और ये वायु के संपर्क में आग लग जाती है, तो इस पे जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना संभव नहीं है, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। और जिन बच्चों ने डी ऑप्शन सोचा है
उन सब का आंसर सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष यहाँ आया है, क्वेश्चन है लोहे की वस्तुओं को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके सुरक्षा किया जा सकता है। लोहे की वस्तुओं को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके सुरक्षित किया जाता है। आयरन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग देम विथ ए क्रोमियम, बी निकल, सी जिंक या डी ये सभी। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लोहे की वस्तुओं को हम किस चीज़ से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं और उसको सुरक्षित कर सकते हैं। आप क्वेश्चन क्लैरिटी आई कि लोहे की वस्तु को हम किस मटेरियल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे जो वो सुरक्षित हो सकती है। तो ऑप्शन तो आपने सुन ही लिया है, क्रोमियम, जिंक, निकल, जिंक, इस तीनों ऑप्शन से जो है हम लोहे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इसका मतलब देखा जाए तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी सभी। हम लोहे पर क्रोमियम के भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं और सुरक्षित कर सकते हैं। इवन कि निकल का भी उपयोग करके जो है हम इसको सुरक्षित कर सकते हैं, और यहाँ तक का जिंक का भी उपयोग जो है लोहे की वस्तुओं पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये देखा जाए तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन से आप जा सकते हो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि एलईडी में लंबा लीड तार हमेशा डैश टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के समय में एलईडी का उपयोग करना हर घरों में जो है एक आम बात हो गई है, लेकिन एलईडी के रिगार्डिंग यहाँ क्वेश्चन है कि इन LEDs देयर लॉन्गर लीड वायर इज अ वे टू द कनेक्ट टू द डैश टर्मिनल। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आपने देखा होगा तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आपको ये बताना है कि एलईडी में जो लॉन्गर लीड लगी रहती है आखिर वह किस चीज़ का होता है और किस चीज़ को कनेक्ट करता है। ए नकारात्मक, बी त्रस्त, सी सकारात्मक, डी कोई भी टर्मिनल नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम एलईडी में जो लंबा लीड लगाते हैं, जो तार होता है, वो हमेशा ही पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव, यानी सी ऑप्शन सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी सी सकारात्मक टर्मिनल से सदैव जुड़ा होता है। तो आप सी ऑप्शन पे जा सकती हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या आया है। आगे का क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि तांबा क्या है? कॉपर इज ए एक अच्छा कंडक्टर है, बी एक अच्छा इंसुलेटर है, सी दोनों ए और बी है, या डी इनमें से कोई नहीं है। देखा जाए तो कॉपर का जो है क्या गुण यहाँ पर दर्शाई जाती है। आपके घरों में कॉपर वायर के तार लगे होते हैं, और कॉपर वायर का ही तार आप क्यों लगाते हो? एल्युमिनियम में क्यों नहीं लगा लेते? और भी तो वायर होते हैं, तो उनका क्यों नहीं लगाया जाता है? हमेशा घरों में जो है हम कॉपर वायर का ही इस्तेमाल करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि कॉपर वायर में क्या गुण है? क्या वो एक अच्छा इंसुलेटर है? क्या एक अच्छा कंडक्टर है? क्या हो सकता है? तो देखा जाए घरों में जो है हम यही चाहते हैं कि जो विद्युत धारा है वो बहुत आसानी से जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट तक पहुँचे, और इसी बात को सोच के हम तांबे यानी कॉपर के वायर यूज़ करते हैं। तो देखा जाए हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कॉपर वायर जो होती है एक गुड कंडक्टर होता है, यानी ए एक अच्छा कंडक्टर होता है, एक अच्छा चालक होता है। यहाँ पर कंडक्टर वर्ड यूज़ किया गया है इंग्लिश का, यहाँ पर इसका मतलब हो सकता है चालक, यानी एक अच्छा चालक होता है। यानी ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो।
ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे का निपटान किया जाना चाहिए। आपको पता है जहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है फैक्ट्री, वहाँ से अधिक मात्रा में जो है केमिकल निकलती है, तो हम इसका जो है निपटान किस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि वेस्ट फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री मस्ट बी डिस्पोज ऑफ। ऑप्शन है पास की नदी में हम करेंगे, बी पास के तालाब में, या सी पास के मकई के खेत में, या डी अपशिष्ट प्रबंधन निकाय के निपटान दिशा निर्देश के अनुसार। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और समझने वाली बात है। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो चलिए होता है, कई चीज़ों को जंग से बचाया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जो केमिकल निकलती है वो न जाने कितने तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे के लिए नुकसानदायक होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि इंसानों के लिए ये कहते हैं मृत्यु के समान है। आज देखा जाए जितने भी नदियाँ गंदी हो गई है या प्रदूषित हुई है, इसके कहीं ना कहीं कारण जो है बड़े बड़े इंडस्ट्री है। बड़े बड़े इंडस्ट्री से जितने भी चीज़ निकलती है सब के सब या तो नदियों में छोड़ देते हैं, या तालाबों में छोड़ देते हैं, या खेतों में छोड़ देते हैं, जो सही नहीं है, और इसी कारण कई भूमि बंजर भी हो जाती है। तो आज के समय में फैक्ट्रियों से निकलने वाली कचरे का निपटान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इसको कैसे निपटान कर सकते हैं? इन द नियर बाई रिवर में डाल के, इन द नियर बाई पॉन्ड में, इन द नियर बाई द कन्फील्ड में, या अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजल गाइडलाइंस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट बॉडीज हियर। तो देखा जाए तो इसका आंसर तो यहाँ सकारात्मक ही होगा, नकारात्मक आंसर तो होगा नहीं। बेशकली हम कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पर जैसे आप पढ़ रहे हो उसके अंतर्गत यहाँ पर पॉजिटिव ही वर्ड दिया जाएगा। तो इसका मतलब जो है अगर कोई भी जो है कचरा निकलता है तो हमें पास के नदी में नहीं फेंकते हैं, ना कि और पास के तालाब में भी नहीं फेंकते हैं, इवन कि जो है पास के मकई के खेत में भी हम नहीं डालते हैं। हमें जो होता है इन अपशिष्टों का निपटारण जो होता है अपशिष्ट प्रबंधन निकाय के निपटान निर्देश अनुसार हमें करना होता है, यानी डी ऑप्शन आपका सही जाएगा। देखिए दोस्तों, पढ़ाई लिखाई जो होती है हमेशा सकारात्मक होती है, लेकिन जो हमारे समाज में हो रहा होता है वो हमेशा ही नकारात्मक हो रही होती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे देश के संविधान में लिखी हुई है कि हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष है, यानी सेक्युलरिज्म है, लेकिन आज की राजनीतिक नेता में देखिए आज सब धर्म के पीछे भागे जा रहे हैं और धर्म पे अपनी जो है राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। तो ये क्या है? वही कहा ना कि सिर्फ रूल रेगुलेशन जो होती है कानून में सिर्फ दिखावटी होती है, वास्तविक जीवन से इसका कोई संबंध नहीं होता। और यहाँ देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री निकलने वाले कचरे का निपटान कहाँ करते हैं? आपको पता है कि सभी जो है पास की नदियों में तालाबों में इसको बहाते हैं, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि सारा गलत होता है। इसके लिए हमेशा जो है अपशिष्ट प्रबंधन निकाय के निपटान निर्देश अनुसार हमें उसको जो है निपटाने की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं फॉलो करता है। अब आप सोचिएगा कि सरकार इसमें ऑप्शन क्यों नहीं ले रहा है? सरकार एक्शन तो लेना चाहिए ना, लेकिन आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि सरकार को सबसे आमदनी इन्हीं गलत कामों से ही होती है। सरकार गलत काम रोकती है हमारे समाज में, लेकिन खुद ही गलत काम कर रही होती है। तो उसको रोकने वाला कौन है? आज पुलिस वाला क्या करेगा? बीच रोड पे जो अपना गाड़ी लगा के अपना गाड़ी ठीक करेगा, क्योंकि कानून की रक्षा करने वाला ही जब बीच रोडों पर गाड़ी ठीक करने लगेगा तो ट्रैफिक का क्या होगा? तो वही कह रहा हूँ ना, जो जिनके पास कानून है, जिनके पास समझ है, वही सारी गलतियाँ कर रहे हैं। मैंने इसलिए आपको समक्ष ये बात रखी क्योंकि ये बात सच्चाई है और ये आपको जानना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रोलाइट्स है। आखिर एक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स इज ए एक धातु है, बी एक तरल जो धारा का संचलन कराता है, सी एक गैर धातु है, या डी इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है।
देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होती है एक तरह का तरल जो धारा का संचलन कराता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, यानी आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रोलाइट जो है एक तरल जो धारा का संचलन करता है, यानी अ लिक्विड दैट कंडक्ट करेंट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या कहलाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। क्या ए इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं हम, या बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, या सी इलेक्ट्रोड कहते हैं, या डी विद्युत प्रभाव कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो तार होती है हमारे घरों में, जो बिजली की तार होती है उसमें से ही इलेक्ट्रॉन गुजरती है, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यानी देखा जाए अगर ये विद्युत धारा नहीं होगी तो हमारे सामान जो है नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो तारों में जो है इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है और ये विद्युत धारा कहलाती है। तो जर्नल सी बात है कि इलेक्ट्रॉनों को प्रभाव को जो है हम इलेक्ट्रोलाइट तो कहते नहीं हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी नहीं कह सकते, हम इलेक्ट्रोड भी नहीं कह सकते, तो विद्युत धारा कहेंगे। साधारण लैंग्वेज में देखा जाए तो विद्युत धारा कहेंगे या विद्युत प्रभाव भी कह सकते हैं। और देसी लैंग्वेज में क्या होगा कि बिजली आ रही है, तो बिजली जो है तार से गुजर रही है ये हम कहेंगे, तो उसे हम विद्युत प्रभाव भी कहेंगे, विद्युत धारा भी कहेंगे। इसका मतलब जो है इलेक्ट्रिकल करेंट यानी विद्युत प्रभाव। डी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन के साथ आप जा सकती हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि कौन सा गैर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। देखिए नॉन यानी विच इज नॉट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी देखा जाए तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है, और यहाँ पर हम बात करें तो ए है एथिल अल्कोहल, बी है सोडियम क्लोराइड, सी है यूरिया, डी है सोडियम सॉल्यूशन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है कि नॉट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ही समझना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे यहाँ वहाँ से समझ लेते हैं, तुक्का लगा लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझिएगा सारी बातें जो है अधूरी की अधूरी रह जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है गैर इलेक्ट्रोलाइट्स यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, नहीं है गैर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती है वो पूछ रखा है हमसे। क्वेश्चन बड़ी विचित्र है, इसी जो है चक्रव्यूह में सारे बच्चे फंस जाते हैं। और देखा जाए तो एथिल अल्कोहल, यूरिया, सोडियम सॉल्यूशन, ये सारे के सारे जो हैं गैर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सारे के सारे हैं, एक गैर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। तो बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आगे का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है क्रोमियम चढ़ाना कई वस्तुओं पर किया जाता है, जैसे कार के हिस्से, स्नान के नल, रसोई, गैस स्टोव आदि। क्यों क्रोमियम चढ़ाना कई वस्तुओं पर जरूरी क्यों होता है? तो क्रोमियम्स प्लेटिंग इज डन on many objects such as a car parts, bathtub, keychain, gas stove, etc. by question is very interesting. ऑप्शन है कि यह संचालन नहीं करता है लेकिन खरोच को रोकता है। बी यह सुंदर दिखता है, सी इसकी लागत कम है, डी वस्तु अधिक कीमत पर बेची जा सकती है। देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्रोमियम चढ़ाना कई वस्तुओं पर क्यों जरूरी पड़ जाती है? आखिर हम किस चीज़ के लिए चढ़ाते हैं? क्या हम वस्तु अधिक कीमत पर बेचने के लिए लगाते हैं, या इसकी लागत कम करने के लिए करते हैं, या यह सुंदर दिखता है इसलिए, या संरक्षण नहीं करता है लेकिन खरोच को रोकता है?
ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो इसको आंसर आपको समझना चाहिए क्या हो सकता है। इसका देखिए हम आंसर, तो इसका आंसर डायरेक्ट है, इट डज नॉट बी कोरियड बट इज अ प्रिवेंट अ स्क्रैच। अब देखिए कार इतना महंगा होता है, स्नान के नल भी महंगा महंगा होता है, रसोई घर के स्टोव भी महंगे होते हैं। तो हम ये तो नहीं चाहेंगे इसमें खरोच लगता रहे, लेकिन क्रोमियम जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण एलिमेंट होती है जो इन सब चीज़ों पर जो है खरोचों को रोकती है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। ए संरक्षण नहीं करती है, बेशकली संचारण नहीं करती है, लेकिन खरोच को ये रोकती है। जंग को नहीं रोकती है, लेकिन खरोचों को ये रोकती है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ पर किसी वांछनीय धातु की परत जमा करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। देखिए, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ पर किसी वांछनीय धातु की परत जमाने की प्रक्रिया को हम डैश कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called। क्या ए इलेक्ट्रिकल प्लेटिंग कहते हैं, या बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, या सी विद्युत जमाव कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। आपको पता है कि हम कई वस्तुओं पर जो है उस वस्तु को जो है उम्र बढ़ाने के लिए उसकी जो है संरक्षण करते हैं, और उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जिससे कि वो काफ़ी दिनों तक टिक सके, चमकदार रहे और मजबूत रहे। आपको पता ही होगा कि भारतीय रेल में जो पटरियों पर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, उसमें मिश्र धातु का उपयोग की जाती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि उस पर जो है दूसरी परत चढ़ाया जाता है, और ये सारे प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रिकल प्लेटिंग नहीं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। ये ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। बी ऑप्शन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो सही है। और इसका इस्तेमाल जो है विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ पर किसी वांछनीय धातु की परत जमाने की प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आ गया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि कुछ परत पदार्थ विद्युत के सुलचालक होते हैं और कुछ कुलचालक होते हैं। इसमें से कौन सा खराब कंडक्टर है? यानी कुछ सुलचालक होते हैं, कुछ कुलचालक होते हैं। लेकिन हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा खराब कंडक्टर है। Some liquid are a good conductor of electricity and some are a poor conductor. Which one of the poor conductor? तो poor conductor कौन होगा? क्या अम्लीय सॉल्यूशन होगा, ये यही क्षारीय सॉल्यूशन होगा, या सी सामान्य नमक का घोल होगा, या डी अशुद्ध जल यानी डिजिटल वाटर। तो ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है। एसिडिक सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन और डिजिटल वाटर। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको पता है कि यहाँ पर जल की बात की गई है। जल जो होता है विद्युत के सुचालक होता है, ठीक है, लेकिन हमसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा खराब कंडक्टर यानी कुलचालक है विद्युत का। मैंने जल की बात की है। जल जो आप पीते हो वो विद्युत का चालक होता है क्योंकि उसमें सोडियम होता है। लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर हमें बता रहा है डिजिटल वाटर। डिजिटल वाटर का मतलब होता है D2O और हम पीते हैं H2O। तो D2O जो होती है एक तरह का डिजिटल वाटर होता है जिसमें सोडियम नहीं होती है और इसमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, यानी ये एक खराब कंडक्टर होता है। बाकी अम्लीय सॉल्यूशन हो गया, क्षारीय सॉल्यूशन हो गया, सामान्य नमक के घोल, इस सब में जो है विद्युत धारा प्रभावित होगा
आप अर्थिंग बनाते हो तो जहाँ पर अर्थ लगाते हो वहाँ पर देखते हो आप नमक डालते हो। नमक डालने से ये होता है कि वहाँ पर नमी बन जाती है, जिससे विद्युत धारा जो है आसानी से जा सके। तो इसका मतलब डिजिटल वाटर, आप सोचिएगा डिजिटल वाटर कैसा होता है। तो आपने जो घरों में इन्वर्टर लगा होगा और इन्वर्टर में जो पानी डालते हो ना वो डिजिटल वाटर है, ठीक है, D2 है। और सबसे साधारण बात जो आप हमेशा करते हो और आपके सामने रहता है, आप कभी रेन में नहाए हो, बारिश में नहाए हो? जो बारिश के जो पानी होती है वो भी डिजिटल वाटर ही होती है, वो भी शुद्ध होती है। जो बरसात की पानी होती है जो धरती पर न गिरे, ठीक है, जो रेन वाटर होती है वो डिजिटल वाटर ही होती है, उसको भी हम D2O ही कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही है, डिजिटल वाटर, हिंदियों में अशुद्ध जल जो कि एक खराब कंडक्टर है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाया जाता है, जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाया जाता है और बिजली प्रभावित की जाती है तो सकारात्मक टर्मिनल पर बनने वाली बुलबुले वास्तव में डैश गैस होते हैं। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। आप लोग एक्टिविटी कभी नहीं पढ़ते हो, यही तो सबसे बड़ी बुराई है। और ये एक्टिविटी से क्वेश्चन उठाई गई है कि जब इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डुबाया जाता है और बिजली प्रभावित की जाती है तो सकारात्मक टर्मिनल पर बनने वाली बुलबुले वास्तव में डैश गैस होती है। तो वो कौन सी गैस होती है? वेयर इलेक्ट्रोलाइट्स आर immersed in water and electricity pass, the bubbles formed on the positive terminal is actually dash gas। तो क्वेश्चन तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी ऑक्सीजन गैस, डी नाइट्रोजन। अब देखिए जिन बच्चों ने एक्टिविटी की होगी उनका डायरेक्ट आंसर होगा और जिन्होंने एक्टिविटी नहीं की होगी वो असमंजस में फंसे होंगे कि मैं हाइड्रोजन पे लगाऊं कि नाइट्रोजन पे लगाऊं, कि मैं ऑक्सीजन पे लगाऊं या कार्बन डाइऑक्साइड पे लगाऊं। मैं आपको एक बात बता दूं, जब इलेक्ट्रोलाइट्स को पानी में डुबाया जाता है और उसमें बिजली प्रभावित की जाती है तो देखा जाए जो सकारात्मक यानी पॉजिटिव टर्मिनल पर जो बुलबुले बनते हैं वो वास्तव में ऑक्सीजन गैस होते हैं। यानी देखा जाए तो इसका ऑप्शन सी सही है, ऑक्सीजन। और जिन बच्चों ने सी ऑक्सीजन सोचा है उनका आंसर सही है और उनका सोच भी सही है। तो इसलिए चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कि लोहे को संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए उस पर डैश की एक परत जमा की जाती है। लोहे की संरक्षण करना काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सी चीज़ें जो होती है बहुत ही सामान्य तौर पे खराब हो जाती है। A coating of dash is a deposit on iron to protect it from corrosion and formation of rust। क्या हम उस पर तांबा की परत लगा सकते हैं, या बी एल्युमिनियम का, या सी जिंक का, या डी चांदी का? मैंने आपको बताया भी है कि देखा जाए तो रेलवे जो है हमारे बहुत बड़ा जो है लाइफ लाइन है और ये लाइफ लाइन जो होती है एक पटरी पर चलती है और पटरी पर जो है ट्रेन के पहिए दौड़ते हैं और आपको पता है कि हम इसको ढके हुए नहीं होते हैं। आए दिन बरसात, धूल, हर तरह की समस्या जो है पटरियाँ झेलती है, लेकिन फिर भी उस पर जंग क्यों नहीं लगती है? क्योंकि उसको देखा जाए तो उस पर जो है जिंक का परत चढ़ाई जाती है। इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए तो लोहे को संरक्षण और जंग लगाने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत जमा की जाती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है और सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। तो जिंक ही एक ऐसा धातु है जो लोहे के इतने उपयोगों को संरक्षण और जंग लगाने से बचाती है। यानी देखा जाए तो जिंक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एलिमेंट है लोहे के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कि भोजन भंडार के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बे
लोहे पर टीन का विद्युत लेपन करके बनाए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? भोजन भंडार के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बे में लोहे पर टीन का विद्युत लेपन करके बनाए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? A tin can used for storing of food are made of electroplating tin onto iron. Why? तो ऑप्शन है टीन चमकदार रूप देता है, भी जहाज को सस्ता बनाना, सी टीन लोहे की तुलना में कम क्रियाशील होती है, या डी बर्तन को हल्का बनाना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी है। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, टीन गिव अ शाइनी अपीयरेंस, बी टू मेक द वेसल चीप, एंड द सी टीन इज अ लेस रिएक्टिव देन आयरन, एंड डी टू मेक अ वेसल ऑफ लाइटर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। तो इसका आंसर जो होगा, टीन लोहे की तुलना में कम क्रियाशील है। तो टीन इज अ लेस रिएक्टिव देन आयरन। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुल चालक है? Which is the following is a bad conductor of electricity? A. अशुद्ध जल, B. सिल्वर नाइट्रेट, C. सल्फ्यूरिक एसिड, D. कॉपर सल्फेट। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑप्शन है, डिजिटल वाटर और सिल्वर नाइट्रेट, C. सल्फ्यूरिक एसिड, D. कॉपर सल्फेट। और ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प भी है। यहाँ पर विद्युत का कुल चालक बोला है जिसमें से विद्युत धारा गुजर नहीं सकती है। क्या ए अशुद्ध धातु में नहीं गुजरेगी, या बी सिल्वर नाइट्रेट में, या सी सल्फ्यूरिक एसिड में, या डी कॉपर सल्फेट में? क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और समझने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बात बताया था कि डिजिटल वाटर जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और ये एक तरह का शुद्ध जल होता है और इसमें विद्युत धारा नहीं गुजारा जा सकता है। जो बरसात की पानी होती है, जो धरती से अछूता होता है, जो धरती पर नहीं पड़ती है, वो डिजिटल वाटर ही होती है। ठीक है, आप जो अपने बैटरियों में पानी भरते हो, देखा ही होगा घरों में जिनके पास इन्वर्टर होंगे, वो पानी भरते हैं, वो भी डिजिटल वाटर है। और डिजिटल वाटर का रासायनिक नाम होता है D2O, और जो हम पानी पीते हैं वो H2O होता है। तो समझ सकते हो कि यहाँ विद्युत का कुल चालक कौन होगा? अशुद्ध जल यानी डिजिटल वाटर। तो ए ऑप्शन आपका सही है, और जिन बच्चों ने ए ऑप्शन सोचा है उन सब का आंसर सही जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का संचलन नहीं करता है? यानी निम्नलिखित में से कौन से जो है विद्युत का संचलन नहीं करता है, यानी विद्युत चालक नहीं है? ए चीनी का घोल, बी सिरके का घोल, या सी नींबू के रस का घोल, या डी कस्टर्ड सोडा सोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। आखिर कौन जो है विद्युत धारा को नहीं प्रभावित करेगा? देखा जाए तो क्या शुगर सोल्यूशन, या विनेगर सोल्यूशन, या सी लेमन जूस सोल्यूशन, या कस्टर्ड सोडा सोल्यूशन? देखा जाए दोस्तों तो इस सारे के सारे जो होते हैं ये खट्टे साधन है, और इस सब में से जो है विद्युत धारा प्रभावित होना एक आम बात है। लेकिन एक जो थोड़ा डिफरेंट बता रहा है, चीनी का घोल यानी शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन एक ऐसा केमिकल है बनता है जिसमें से जो है विद्युत धारा संचलन नहीं हो पाती है। सिरके का घोल हो, नींबू का रस के घोल हो, या कस्टर्ड सोडा का घोल हो, इन सब में से जो है विद्युत धारा बहुत आसानी से गुजर सकती है।
लेकिन चीनी के घोल में विद्युत धारा गुजारना संभव नहीं है। तो इसका मतलब शुगर सॉल्यूशन यानी चीनी का घोल आपका सही है। आप इस ऑप्शन के साथ जा सकती हो कि चीनी का घोल जो है विद्युत का संचलन नहीं करती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होगी? क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑन इलेक्ट्रिकल करंट कैन बी प्रोड्यूस। ऑन इलेक्ट्रिकल करंट इज प्रोड्यूस। ऑप्शन है ए ताप प्रभाव से, बी रासायनिक प्रभाव से, या सी चुंबकीय प्रभाव से। तो बिजली कैसे बनती है, कभी सोचा है आपने? क्या ताप प्रभाव से बिजली बन सकती है? रासायनिक प्रभाव से क्या विद्युत बनती है, या चुंबकीय प्रभाव से जो है बिजली बनती है? यहाँ ऑप्शन ये बता रहा है कि ए बी सी तीनों से जो है विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। आखिर कैसे कैसे इसका डी ऑप्शन हो सकता है? देखिए, ताप प्रभाव, आपने कभी भूतापीय ऊर्जा सुना है? कभी आपने ये तो सुना ही होगा कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो है गर्म सोता का स्रोत है। गर्म सोता का मतलब होता है वहाँ पर पानी जो होता है गर्म होता है। अगर वहाँ पर टरबाइन लगा दे तो वहाँ भाप से जो होगा बिजली बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसे हम ताप प्रभाव कहेंगे। यानी देखा जाए तो ये ताप प्रभाव से भी विद्युत उत्पादन की जा सकती है। दूसरा है रासायनिक प्रभाव। हाँ, रासायनिक प्रभाव भी आपने देखा होगा, इतने सारे लिथियम आयरन बैटरी होती है, लीड एसिड बैटरी होती है, तो ये सारे के सारे रासायनिक प्रभाव ही होते हैं। तो इसका मतलब रासायनिक प्रभाव से भी बिजली उत्पन्न की जा सकती है। और तीसरा बोलता है चुंबकीय प्रभाव। अब चुंबकीय प्रभाव से कैसे? तो आपको मैं बता दूं, जो भाखड़ा बांध में बहुत बड़ा वहाँ पर टरबाइन लगा हुआ है, तो टरबाइन के जो मेन पार्ट में जो है परमानेंट चुंबक लगाई जाती है और एक टेम्परेरी चुंबक लगाई जाती है। जब टेम्परेरी चुंबक परमानेंट चुंबक को काटता है तब जाके बिजली बनती है। तो इसका मतलब है तीनों माध्यम से जो है बिजली उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही है। डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो क्वेश्चन आया हमारे समक्ष, क्वेश्चन है शुद्ध या अशुद्ध जल है। देखिए, शुद्ध या अशुद्ध जल है, क्या है ये? क्या ये खराब कंडक्टर है, या बी अच्छा कंडक्टर है, या सी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? देखा जाए तो मैंने कई बार आपको बताया है कि प्योर और डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर। यानी देखा जाए प्योर डिस्टिल्ड वाटर जो होता है एक पुअर कंडक्टर होता है, यानी खराब कंडक्टर होता है, क्योंकि ये शुद्ध जल होती है और शुद्ध जल में से जो है विद्युत धारा नहीं गुजारी जा सकती है। मैंने कई बात आपको बताया था। क्वेश्चन बेशकली बदल जाते हैं लेकिन समझ वही रहती है। तभी तो कहते हैं समझदार बनो, ट्रिक का उपयोग ना करो। जहाँ भी ट्रिक की बातें कही जा रही है समझ लो वो आपको सिर्फ अपने जाल में फंसा रही है। यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर बहुत ही सिंपल और साधारण है। न फालतू की बातें हैं, न फालतू की चीज़ें हैं। जो आपके हित में है वही चीज़ है। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि आपका थंबनेल्स समझ नहीं आती है। अरे भाई, जो चैप्टर आपका है उस चैप्टर के रिगार्डिंग आप वहाँ ऊपर नाम पढ़िए और देखिए। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर चमत्कार होने वाली है, यहाँ पर ट्रिक लगाई जा रही है। आप 100% मार्क्स लेकर चले जाइएगा। 100% मार्क्स तो तब लेके जाइएगा जब अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। जितने भी बातें बताई जाती जहाँ जहाँ से आप सुनते हो ना कि ट्रिक इस्तेमाल करो, ये करो, वो करो, सारी के सारी बातें फॉल्स होती है। और ऐसे बातों पर यकीन करना आज के भारतवासियों के लिए बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि आज तो नेता भी झूठे वादे कर कर के आपको फंसा लेते हैं। तो ये लोग क्यों नहीं झूठे वादे करें, झूठे बातें बताएं। और आप लोग झूठ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हो। जहाँ भी झूठ होता है वहीं पे लपक पड़ते हो। और झूठ से मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ हाथ खाली के खाली रह जाता है। सच को आज कोई नहीं देखना चाहता है, सच को कोई भी परखना नहीं चाहता है, क्योंकि सच से आपको तकलीफ़ होती है। तभी तो देखिए हमारे देश में
जो झूठ बोल रहे होते हैं, जो आपको लालच दे रहे होते हैं, जो बुरे रास्ते को अनुसरण करवा रहे होते हैं, वो सारे आपको बहुत ही पसंद आते हैं और उन्हीं को आप चुन के जो है उनको राजगद्दी दे देते हो। तो ये कहाँ की समझदारी है? इसलिए यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर जो है कभी गलत बातों का अनुसरण नहीं करता है, सिर्फ आपकी पढ़ाई की बातें करता है। और हमारे थंबनेल्स में भी सारी बातें वही होती है, जो अंदर है वही बाहर है। तो इसमें कोई भी आपके साथ झोल नहीं होती है। हम यहाँ कार्टून थंबनेल लगा के हम आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि मैं सच्चे राह पे हूँ और सच्चे राह के लिए जो है झूठ का कोई रास्ता नहीं होता है। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, 100 में 100 अंक वही लेगा जो मेहनत पे अपना जो है स्तंभ खड़ा करेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका आंसर आपको पता लग गया होगा कि शुद्ध या अशुद्ध जल जो होती है खराब कंडक्टर होता है, यानी जो है पुअर कंडक्टर होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा चालक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक गुड कंडक्टर है। ए ईंट, बी स्टील, सी प्लास्टिक, डी कपास। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। साधारण है लेकिन महत्वपूर्ण है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर, ब्रिक, स्टील, प्लास्टिक, कॉटन। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 3 ऑप्शन बड़ी ऑड लग रही है। ईंट, कपास, प्लास्टिक, ये तो गुड कंडक्टर हो ही नहीं सकता। ये सारे के सारे नॉन कंडक्टर है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। स्टील में जो है विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रभावित हो सकता है। तो बी ऑप्शन के साथ आप जा सकती हो कि बी जो है एक अच्छा चालक है, यानी बी में से जो है विद्युत धारा गुजार सकती हो, स्टील में से जो है विद्युत धारा गुजार सकती हो। तो स्टील जो है काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर है, तो जो है बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है पॉलीथीन है, यानी पॉलीथीन इज अ कंडक्टर, बी ऑन इंसुलेटर, सी बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दिस। यानी देखा जाए तो पॉलीथीन है एक कंडक्टर हो सकता है, एक इंसुलेटर है, या दोनों ए और बी हो सकते हैं, या इसमें से कोई नहीं। अगर मैं आपको जनरल बात यहाँ पर बताना चाहूँ तो एक बात का आपको आभास होगा कि जब भी हमारे घरों में बिजली अगर खुली हुई होती है और हमारे पास टेप नहीं होता है तो हम फिर क्या करते हैं? हम क्या उसको रस्सी से बांध देते हैं या कपड़े से बांधते हैं? उस समय हमें सिर्फ पॉलीथीन का ही याद आता है कि घरों में कोई पॉलीथीन होता है तो उसको फाड़ के हम उसमें लपेट देते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पॉलीथीन जो है एक इंसुलेटर है, यानी एक नॉन कंडक्टर है। इसमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। अगर आप वहाँ पर लिफाफा भी बांध देते हो तो करंट से आप बच जा सकते हो। तो देखा जाए यहाँ पॉलीथीन जो है एक तरह का इंसुलेटर है, यानी यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही है। और बी ऑप्शन के साथ जा सकती हो कि पॉलीथीन जो है एक इंसुलेटर है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पर आधारित होती है। अब देखिए हमसे ये पूछ लिया है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की किस प्रिंसिपल पर वर्क फंक्शन करता है, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन ए बिजली का ताप प्रभाव पे कार्य करता है, बी बिजली का रासायनिक प्रभाव पे कार्य करता है, या सी बिजली के भौतिक प्रभाव पर, या डी बिजली का चुंबकीय प्रभाव पे। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तो मतलब जानते ही होंगे कि कोई चीज़ को जो है बचाने के लिए, उस पर जो है जंग लगने से बचाने के लिए या उसको मजबूती देने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो होता है एक धातु दूसरे धातु पर चढ़ाई जाती है, और जब चढ़ाने की प्रक्रिया हो तो इसको हम विद्युत ताप प्रभाव नहीं कह सकते हैं, और ना ही जो है बिजली का चुंबकीय प्रभाव कह सकते हैं, और ना ही हम बिजली की भौतिक प्रभाव कह सकते हैं। हम इसको सिर्फ एक ही कह सकते हैं, एक केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, बिजली का रासायनिक प्रभाव। हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है बिजली के रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। और जिन बच्चों ने बी ऑप्शन सोचा
उस सब का आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन है कि एक विद्युत लैंप किसके कारण चमकता है। आपने विद्युत लैंप देखा होगा, तो विद्युत लैंप आखिर क्यों चमकता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑन इलेक्ट्रिकल लैंप ग्लो ड्यू टू, क्यों ग्लो करता है, ए ताप प्रभाव से, बी चुंबकीय प्रभाव से, या सी रासायनिक प्रभाव से, या डी भौतिक प्रभाव से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि विद्युत लैंप किस कारण चमकता है। आपने देखा होगा बल्ब होता है, बल्ब में जो है हम टंगस्टन वायर का इस्तेमाल करते हैं, और टंगस्टन वायर में हम विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, तो वो क्या होता है, वो हीट होती है, गर्म होती है, और गर्म होकर चमकने लगती है, और हमें जो है काफ़ी रोशनी नज़र आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन इलेक्ट्रो लैंप्स ग्लो ड्यू टू द फिजिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, या हीटिंग इफेक्ट। तो इसका मतलब देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा हीटिंग इफेक्ट, यानी ताप प्रभाव, क्योंकि उस टंगस्टन वायर में से बिजली गुजरेगी तो वो गर्म होगी, और गर्म होगी तो चमकेगी। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए है, ताप प्रभाव, यानी एक विद्युत लैंप जो है ताप प्रभाव के कारण चमकती है। तो ए ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है नल का पानी बिजली का अच्छा संवाहक है जबकि अशुद्ध जल ऐसा नहीं है, क्या कारण हो सकता है। टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिल द डिजिटल वाटर इज नॉट बिकॉज। क्या नल के पानी में लवण होते हैं, या बी अशुद्ध जल में नमक नहीं होता है, या सी केवल ए सही है, या डी ए और बी दोनों ही बात सही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए नल की पानी जो होती है धरती अंडरग्राउंड वाटर से आती है, और अंडरग्राउंड वाटर से देखिए पानी जो होती है डिजिटल वाटर ही होती है, जो हमें बरसात से हमें प्राप्त होती है, लेकिन धीरे धीरे धरती अब्जॉर्ब करती है, तो वो जो है अंडरग्राउंड वाटर बन जाती है, और अंडरग्राउंड वाटर को जो है हम नल के रूप में नल को उपयोग करके ऊपर ले आते हैं, तो उससे जब जो है विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है। लेकिन जो बरसात होती है उस पानी में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, डिजिटल वाटर में क्यों नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको बताया था कि जो आसमान से पानी आ रहा होता है, यानी बरसात होती है, अगर वो धरती को टच न करे, ऊपर ही पानी को अगर आप रोक लो, किसी से माध्यम से उसको इकट्ठा कर लो, तो उसमें जो होगा नमक नहीं होगा, और नमक न होने के कारण वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। लेकिन जो जल आप नल से पानी भर के यूज़ करते हो उसमें नमक होती है, क्योंकि धरती से गुजर जाने के बाद उसमें जो है नमक की मात्रा मिल जाती है, जिसके कारण वो पानी का जो है बिजली बहुत ही आसानी से प्रभावित हो सकता है। तो जब लेकिन ये जो होता है शुद्ध जल जो होती है उसमें से नहीं होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही जाएगा आपका, ऑप्शन बी डिजिटल वाटर डू नॉट बी कॉन्टेक्ट ऑफ सॉल्ट, यानी अशुद्ध जल में जो है नमक नहीं होती है, इसी कारण ऐसा होता है। तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है, क्वेश्चन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान हम कॉपर सल्फेट घोल में थोड़ा पतला सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिलाते हैं। काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। वाई डू वी एड अ लिटिल ड्यूल्ड सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ड्यूरिंग टू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग सीयर। क्या ए अम्लता को बढ़ाने के लिए, बी चलकता बढ़ाने के लिए, या सी ताकि रंग अधिक प्रमुख हो जाए, या डी कॉपर सल्फेट को जलाने के लिए। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो हम उसमें कॉपर सल्फेट के घोल में थोड़ा पतला सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाल देते हैं। तो देखा जाए दोस्तों, हम सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, टू बी इंक्रीजिंग और कंडक्टिविटी यानी चलकता बढ़ाने के लिए कि ये विद्युत का चालक अधिक से अधिक करे, इसलिए है जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। यानी इसका देखा जाए तो बी ऑप्शन सही है।
बी ऑप्शन, चालकता बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर था, विद्युत प्रभाव। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। ना इसमें कोई फॉल्स है, ना कोई इसमें लालच है। दूसरे बच्चों का मदद करना आपका फ़र्ज़ है। तो इस बात को ना भूलिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके इसको जो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे दूसरे बच्चे भी देख सके, दूसरे बच्चे भी ज्ञान की प्राप्ति कर सके। इसे सोचना नहीं है दोस्तों, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, और प्राप्त होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। यहाँ पर सारी वीडियो समझ में आएगी, अच्छा लगेगा, और आपको मुझे विश्वास है कि एग्ज़ाम में कभी भी आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। जो तिरपान स्टडी सेंटर का जुड़ता है उसको कभी बुरा नहीं होता है, और इसी उद्देश्य से तिरपान स्टडी सेंटर हर समय आपके लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।